नमस्कार मित्रों। आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। मित्रों, जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक ही कारण है, आर्थिक वैश्वीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। दुनिया का देश दुनिया में मौजूद आर्थिक संसाधनों पर अपना एकछत्र वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कारण से आज विश्व तृतीय विश्व युद्ध के महाविनाश के कगार पर खड़ा हो गया है। दोस्तों, वैश्वीकरण क्या है? आइए इसको जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पहले एक जमाना था जब एक परिवार अपने आसपास में जो संसाधन हुआ करते थे, उन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके, उनका सदुपयोग करके संतुष्ट रहा करते थे। एक गांव, उस गांव में जो भी संसाधन हुआ करते थे, उन्हीं संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके संतुष्ट रहा करते थे, खुशहाल रहा करते थे। और जैसे जैसे उनकी आवश्यकताएं बढ़ती थी, नई नई आवश्यकताएं बढ़ती थी, जैसे जैसे उनका बौद्धिक विकास हो रहा था, तो अपने संसाधनों से नए नए तकनीक खोज करके लोग खुशहाल रहा करते थे। जैसे मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि जंगली क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक जमाना था जब उस क्षेत्र में पाए जाने वाले लौह अयस्क से वहाँ के आदिवासी लोग खुद ही लोहा तैयार करते थे और खुद ही औजार बनाया करते थे। जिन क्षेत्रों में चावल नहीं हुआ करता था, गेहूं नहीं हुआ करता था, वहाँ के किसान लोग अपने मेहनत से, अपने दिमाग लगा कर, अपनी बुद्धि लगा करके चावल गेहूं का भी उत्पादन शुरू कर दिया। जैसे पठारी क्षेत्र में चावल गेहूं उत्पादन करना बहुत कठिन है, लेकिन वहाँ के छोटे लोग अपने स्थानीय तकनीक विकसित करके, अपने बुद्धि लगा कर, अपने दिमाग लगा कर चावल गेहूं पैदा करने लगे। तो इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जब स्थानीय लोग अपने बुद्धि, अपने दिमाग लगा करके वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हुआ करते थे, उससे नए नए तकनीक लगा करके नया नया उत्पादन किया करते थे। और वो तो लोकल क्षेत्र से जो नए नए अन्वेषण होते थे, वो सस्ता भी पड़ता था, रोजगार भी बढ़ता था। छोटे छोटे कुटीर उद्योग घर घर हुआ करते थे, गांव में हुआ करते थे। बेरोजगारी की समस्या इतनी अधिक नहीं थी। लेकिन मित्रों, जब ही विज्ञान तरक्की किया, भौतिक विज्ञान तरक्की किया, लोग में भोगवादी प्रवृत्ति विकसित हुई। और भोगवादी प्रवृत्ति विकसित हुई, अब पूंजीवाद का जन्म हुआ। वहां से औद्योगिक क्रांति पूंजीवाद का जन्मदाता है। तो इस भोगवाद की प्रवृत्ति के कारण धीरे धीरे लोगों को अपना चीज अच्छा नहीं लगने लगा, दूसरों की चीज अच्छा लगने लगा। तो ये जो अपना चीज के प्रति जो स्वाभिमान खत्म होने के कारण दूसरों की चीज अच्छा लगने लगा, तो दूसरों की चीज को प्राप्त करने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाना शुरू कर दिए। एक जमाना था जब इतना ज्यादा मुद्रा नहीं होता था, तो वस्तु विनिमय होता था। हमें याद पड़ता है कि गांव गांव में ठेला वाले, खोमचा वाले सामान लेकर घूमते थे, और गांव के किसान लोग, मजदूर लोग, उनका घर में जो भी कृषि प्रोडक्ट होता था, जैसे धान हो गया, चावल हो गया, या लाह हो गया, या महुआ हुआ, उसको देते थे। उसके बदले में वस्तु, खाद्य पदार्थ या जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो प्राप्त कर लेते थे। लेकिन जब मुद्रा का प्रचलन बढ़ा,
मुद्रा अधिक हो गया मार्केट में, तो लोग भोगवादी चीज उस पैसे के बल पे खरीदना शुरू किए। परिणाम स्वरूप आयात निर्यात बढ़ा। पैसे के बल पे लोग अपने आवश्यकता की चीजों को आसानी से बाहर से क्रय करने लगे, आयात करने लगे। और जब पैसे के बल पर आसानी से लोगों को बाहर से सामान मिलने लगा, आवश्यकता की चीजें मिलने लगे, तो अपने क्षेत्र, अपने स्थानीय स्तर पर जो संसाधन है उस पर लोग दिमाग लगाना छोड़ दिए, मेहनत करना छोड़ दिए। और धीरे धीरे यह स्थिति परिवार से, गांव से होते हुए, शहर से होते हुए थे, जिला कस्बा से होते हुए थे, राज्य होते हुए थे, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा हो गया कि अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो गई, इच्छा हो गई, तो उनके क्षेत्र में जो है उसको मेहनत करके डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, दूसरी जगह से आयात कर लेते हैं, ले आते हैं। तो धीरे धीरे जो स्थानीय स्तर पर जो चीजें हैं उसका अधिकतम उपयोग बंद होता गया। उसमें लोग दिमाग नहीं लगाना चाहने लगे। ये सोचते हैं कि यार जितना हम इसमें दिमाग लगाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसमें कम मेहनत में तो हम दूसरी जगह से क्रय कर लेंगे, तो क्या जरूरत है इसमें इतना मेहनत करने का। लेकिन मित्रों, इसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे स्वावलंबन खत्म हो गया। लोग परावलंबी होते गए, दूसरों पर आश्रित होते गए। यह जो परावलंबन की बात है, जो दूसरों पर आश्रित होने की जो स्थिति है, ये गांव से शुरू हुआ, राज्य से शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्तर से शुरू हुआ, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति हो गई। दुनिया के जितने भी देश हैं उनके अपने देश में प्राकृतिक संसाधन, देखो प्रकृति का नियम है कि हर इंसान के लिए जहां पर वो रहता है वहां की जलवायु, वहां के वातावरण के अनुसार उसके जीवन यापन के लिए लगभग सारी सुविधाएं रहती हैं। केवल जरूरत रहता है उसको विकसित करने का, उसको डेवलप करने का। लेकिन मुद्रा की अधिकता के कारण, आसानी से और वैज्ञानिक तरक्की के कारण, आयात निर्यात की सुविधा हो जाने के कारण आसानी से दूसरी जगह से जब मिलने लगा तो व्यापार बढ़ा और लोग अपने जगह के जो संसाधन है उसका सदुपयोग, उसका अधिकतम उपयोग करना लोग छोड़ दिए। उसके प्रति लोगों को निष्क्रियता हो गई। इसीलिए जो लोकल चीजें हैं उसका डेवलपमेंट रुक गया और आज पूरा दुनिया एक दूसरे पर आश्रित हो गए। कोई भी देश अपनी आवश्यकता की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता है। ये दुष्परिणाम हुआ। जैसे भारतवर्ष में इतना ज्यादा एनर्जी का स्रोत है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जल ऊर्जा, थर्मल पावर, इतना सारे ऊर्जा के स्रोत होने के बावजूद भी भारत पेट्रोलियम पदार्थों के प्रति इतना क्यों? भारत जो है सो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए क्यों इतना परेशान रहता है? क्यों सऊदी अरेबिया से, अरेबियन कंट्री से पेट्रोलियम पदार्थ को आयात करता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात करने के कारण भारत के बहुत बड़ा संपत्ति या विदेशी मुद्रा विदेशों में चला जाता है। और स्थिति यह है कि किसी कारण से अगर पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादक देशों के साथ मतभेद हुआ और अगर रोक दिए तो भारतवर्ष के सारा काम ठप हो जाएगा। इसी तरह से वे कंट्री जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन होता है
आराम से वो पेट्रोलियम पदार्थों को बेच करके एकदम ठाठ से उनका जीवन चल रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने देश में कृषि उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति यह है कि अगर किसी कारण से उन देशों से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बंद हो जाए तो पेट्रोलियम पदार्थों के उत्पादक देश कि यहाँ भूखमरी हो जाएगी। तो जिन देशों को पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादक देश निर्यात करते हैं, पूंजीपति वर्ग का एक दूसरे के साथ तालमेल है, व्यापारी वर्ग का तालमेल है। तो अगर आज भारतवर्ष चाहे भी कि अपने यहाँ जो उनका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है उसको अगर विकसित करना चाहे तो एक पूंजीपति वर्ग उसको विकसित नहीं होने देते हैं। ठीक उसी तरह से जो तेल उत्पादक देश है वहां भी पूंजीपति वर्गों का ही बोलबाला है। तो अगर वहां की सरकार, वहां के लोग चाहें कि हम अपने यहाँ कृषि उत्पादन को विकसित करें वैज्ञानिक तरीका से, नए टेक्नोलॉजी से, तो वहां नहीं होने दें क्योंकि फिर उनका व्यापार में घाटा लगेगा। उसी तरह से विकसित देश है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, जापान है। जो विकसित देश है इन देशों में ज्यादा एनर्जी का खपत है, तो इनको भी पेट्रोलियम पदार्थ चाहिए पेट्रोलियम उत्पादक देशों से। चाहे तो ये देश भी स्वावलंबी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पूंजीपतियों को बोलबाला है, व्यापारी वर्ग का बोलबाला है। तो इसलिए अपने देश में जो एनर्जी का सोर्सेस है उसको डेवलप नहीं करना चाहते हैं। एक ये हो सकता है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो विकसित देश है बहुत होशियार है, वो अपने देश के जो उनका एनर्जी का जो सोर्सेस है उसको बचा कर रखना चाहते हैं। और जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे जो कच्चा माल है उसका अधिकतम उपयोग करके उनको कंगाल बनाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, दो मंशा हो सकता है। तो इन्हीं कारणों से आज दुनिया के सभी देश आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया के आर्थिक संसाधनों पे अपना एक छत्र कब्जा जमाने के लिए ये साउथ चाइना सी में, साउथ चाइना सी के अंदर अपार पेट्रोलियम पदार्थ का भंडार है। इसके अलावा अन्य खनिज संपदा है, सोना है, चांदी है, हीरा जवाहरात है। इसलिए साउथ चाइना सी पे कब्जा करने के लिए अमेरिका, चीन, जापान, भारत सबका चल रहा है। और देखो चाइना का मामला का देखो, 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत और लद्दाख क्षेत्र को यह करके छोड़ दिया था कि वहां पर तो घास भी पैदा नहीं होता है, बंजर भूमि है। लेकिन उस जमाने से ही चाइना को पता था कि जिसको जवाहरलाल नेहरू बंजर भूमि कह रहे हैं उसके भूगर्भ में अपार खनिज संपदा छिपा हुआ है। इसलिए उन क्षेत्रों पर वो कब्जा जमाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और लगभग 40-45 हजार स्क्वायर कब्जा करके रखा है। लेकिन आज जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बहुमत की सरकार है उसको पता चला कि बंजर क्षेत्र नहीं है, ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बफर क्षेत्र है और इसके अंदर अपार खनिज संपदा छिपे हुए हैं। इसलिए चाइना अपना पैर पसार रहा है। तब जो है भारत की सरकार उन क्षेत्रों को सुरक्षित रहने के लिए अपना पूरा शक्ति लगा रहा है। तो कहने का मतलब है मित्रों कि ये जो दुनिया में अगर शांति की स्थापना कुछ लोग करना चाहते हैं या मैक्सिमम लोग चाहते हैं, युद्ध कोई नहीं चाहता है, चंद लोग जिनका इस जो आर्थिक वैश्वीकरण है
जिनका व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, दुनिया का लगभग 10% लोग, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, उनके चलते ये युद्ध की स्थिति है। अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए पूरे दुनिया को विध्वंसकारी तृतीय विश्व युद्ध के मुंह में धकेलने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, मेरा जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो दुनिया में अमन चैन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उनको समझना पड़ेगा और आम जनता को जागरूक करना होगा कि आपके लोकल एरिया में जो भी संसाधन हैं उनको नए नए वैज्ञानिक तकनीक से विकसित करें और कोशिश करें कि आपके आसपास में जो संसाधन हैं उसी पर आत्मनिर्भरता को बरकरार रखने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया उस दिन आप जो अपनी आदत बिगाड़ चुके हैं ना, अपना चीज अच्छा नहीं लगता है, दूसरा जगह का चीज अच्छा लगता है, वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। अब मिलना बंद हो जाएगा तो इस बुरी आदत के चलते आपका जीना दूभर हो जाएगा। जब तृतीय विश्व युद्ध छिड़ जाएगा तो सरकारें का इंटेंशन उधर चला जाएगा। आप बीमार होंगे, आपके पास भूखमरी की स्थिति आ जाएगी, कोई देखने वाला नहीं है। अभी जो सरकारें बीपीएल वालों को फ्री में अनाज दे रही है ना, या एकदम सस्ते दर पे, वो सब मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, गरीबों और बीपीएल धारी जो मजदूर वर्ग हैं, आप सबों से मेरा अपील है कि तृतीय विश्व युद्ध छिड़ने से पहले आप आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें, कदम बढ़ावें। आपके आसपास में बहुत सारी चीजें हैं जिनको अगर मिलजुल करके उसका सदुपयोग करेंगे, अधिकतम उपयोग करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनका सदुपयोग करेंगे, अधिकतम उपयोग करेंगे, तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आज जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आयात निर्यात बंद हो जाएगा, विश्व महायुद्ध की विभीषिका में संलिप्त हो जाएगा, उस दिन यही आपका काम आएगा और दूसरा कोई नहीं काम आएगा। तो मित्रों, इसी बात के साथ मैं आह्वान करना चाहता हूं खासकर किसान और मजदूर भाइयों को, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर कृषि को उद्योग के दर्जा देकर, अगर कृषि को उद्योग की तरह इस्तेमाल किया जाए तो भारतवर्ष के 80% पॉपुलेशन को मात्र कृषि जगत से रोजगार मिलेगा। अगर समय रहते आप सचेत नहीं होंगे तो आने वाला समय में आपका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।